जर्मनी 1919। बवेरिया के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना फार्म था, हिंटरकाइफेक। ये फार्म एक बड़े घने फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। फॉरेस्ट से घिरा होने के बावजूद भी इस फार्म पर पहले कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अब चीजों का पैटर्न धीरे धीरे बदलने लगा था। इस फार्म में टोटल 6 मेंबर्स रहते थे। फार्म का मालिक आंद्रेयास ग्रूबर, उनकी वाइफ सेजिलिया ग्रूबर, उनकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल, विक्टोरिया की 7 साल की बेटी सेजिलिया गैब्रियल, विक्टोरिया का 2 साल का बेटा जोसेफ ग्रूबर और उनकी पुरानी मेड मरिया बाउमगार्टनर। आगे चलकर हम जानेंगे कि इन लोगों की कुछ गलतियों ने शायद इस ट्रेजेडी को जन्म दिया। फार्म के आसपास ज्यादा घर नहीं थे और जो थे भी उनसे आंद्रेयास ग्रूबर की ज्यादा बनती नहीं थी। उन्हीं में से एक था लॉरेंस श्लिटनबाउअर, जो उनका नेबर था। आंद्रेयास और लॉरेंस के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। ये झगड़े क्यों होते थे? इसका जवाब आगे चलकर इस स्टोरी को और ज्यादा डार्क बना देता है। ज्यादा लोगों से दूर रहना आंद्रेयास ग्रूबर और उसकी फैमिली को पसंद था। आंद्रेयास ग्रूबर और उसकी फैमिली गरीबी में नहीं जी रही थी। उनकी मेन इनकम फार्म से आती थी। फार्म के काम में पूरी फैमिली आंद्रेयास का साथ देती थी। लेकिन यहां एक अजीब बात थी। फार्म से जो पैसे आते थे, आंद्रेयास ग्रूबर उन पैसों को कभी बैंक में नहीं रखता था। वो हमेशा पैसे घर के अंदर ही कहीं छुपा कर रखता था। इस बात को याद रखना। इस तरह वो लोग एक अच्छी खासी कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे थे। पर उन्हें क्या पता था, उनकी इस जिंदगी पर किसी की नजर लग चुकी थी। 15 दिसंबर 1919, उन लोगों की पहली गलती। स्नो के बीच फॉरेस्ट से फार्म तक आते हुए किसी के फुटस्टेप्स मिले, लेकिन उन फुटप्रिंट्स के वापस जाने के निशान नहीं मिले। फैमिली ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा शायद उनमें से ही किसी का होगा, और इसी सोच के साथ इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। 10 मई 1920, घर के एटिक से, यानी घर के ऊपर वाले हिस्से से अजीब आवाजें आनी शुरू हो गईं, जैसे कोई चल रहा हो। आंद्रेयास ग्रूबर जब ऊपर जाकर चेक करता तो वहां कोई नहीं मिलता। उन्होंने सोचा शायद कोई बिल्ली या कोई जंगली जानवर होगा, और इस बार भी फैमिली ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। 13 जुलाई 1921, दिन ब दिन चीजें और ज्यादा अजीब होने लगीं। घर के अंदर रखी चीजें अपनी जगह से हिलने लगीं, जैसे कोई जानबूझकर उनसे छेड़छाड़ कर रहा हो। घर की कीज अचानक गायब हो गईं। घर के बाकी मेंबर्स और पुरानी मेड को लगने लगा कि कोई तो है जो ये सब कर रहा है। लेकिन आंद्रेयास ग्रूबर को इस पर भी यकीन नहीं था। यहां एक और बात जान लेना जरूरी है। आंद्रेयास ग्रूबर एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। छोटी छोटी बातें भी उसे गुस्सा दिला देती थीं। इसी वजह से उसका अक्सर नेबर्स के साथ झगड़ा होता रहता था, और घर का हर डिसीजन सिर्फ आंद्रेयास के कहने पर होता था। इसलिए शायद अपनी ईगो की वजह से या किसी और वजह से आंद्रेयास ने इस वार्निंग को भी इग्नोर कर दिया। लेकिन चीजें रुकने वाली नहीं थीं। कुछ दिन बाद उनकी पुरानी मेड मरिया ने काम छोड़ दिया। उसका कहना था कि रात के वक्त उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे लगने लगा था कि फार्म पर किसी बुरी ताकत का साया है। ये भूत प्रेत वाली बात पूरे बवेरिया में फैल गई, और इसी वजह से इस घर के लिए नई मेड मिलना मुश्किल हो गया। 31 मार्च 1922, शुक्रवार। ये दिन एक साथ खुशी का भी था और दुख का भी। खुशी इसलिए क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक नई मेड मिल गई, मरिया बाउमार्टनर, जिनकी उम्र लगभग 54 साल थी। उन्हें भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था, इसलिए वो इस फार्म पर काम करने के लिए मान गई। और दुख का दिन क्यों था, ये बात थोड़ी देर में सबके सामने आ जाती है। मरिया बाउमगार्टनर सुबह ही फार्म पर आ गई। उसने सब काम समझा और अपना काम शुरू कर दिया।
हिंटरकाइफेक फार्म पर दिन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सुबह से शाम तक वही खेती, वही जानवर, वही खामोशी। रात हुई और फार्म पूरी तरह शांत हो गया। माइकल पॉल, जो एक नेबर था और फार्म से दूध लेने आता था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। फार्म पर कोई नहीं दिखा, लेकिन गायें चर रही थीं। मुर्गियों और पिग्स को खाना मिल चुका था। इसलिए माइकल पॉल को लगा कि शायद आंद्रेयास ग्रूबर और उसकी फैमिली कहीं बाहर गई हुई हैं, और वो बिना कुछ सोचे वापस चला गया। लॉरेंस स्लिटनबॉर, जिसका एंड्रियास ग्रूबर के साथ अक्सर झगड़ा होता था, जब फार्म के पास से गुजरा तो उसे हल्की सी बदबू महसूस हुई। बदबू ऐसी जैसे कुछ सड़ रहा हो। जानवर अपना खाना खा रहे थे। फार्म बिल्कुल शांत था। उसने आंद्रेयास ग्रूबर को कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद लॉरेंस भी वहां से चला गया। शाम के वक्त आंद्रेयास ग्रूबर का एक दोस्त जोहान बावर और उसका भाई फार्म पर आए। जोहान पिछले कुछ दिनों से आंद्रेयास से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार फार्म बंद मिलता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो फार्म के अंदर जाकर देखेगा। फार्म हाउस का डोर लॉक नहीं था, लेकिन बंद था। बाण का दरवाजा खुला हुआ था। जोहान ने पहले बाण में जाने का फैसला किया और अपने भाई को फार्म हाउस चेक करने को कहा। बाण के अंदर अंधेरा था। शाम का टाइम था और लाइट बंद थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, एक बहुत तेज बदबू। जोहान ने मुश्किल से लाइट का स्विच ढूंढा और जैसे ही लाइट ऑन की, 4 लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थीं। ये लाशें थीं एंद्रस ग्रूबर, कैजिलिया ग्रूबर, विक्टोरिया गैब्रियल और 7 साल की सेजिलिया गैब्रियल। चारों के सर बुरी तरह से क्रश्ड थे, जैसे किसी ने किसी भारी चीज से बार बार वार किया हो। जोहान को पहले ही अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो तुरंत फार्म हाउस की तरफ भागा और वहां 2 और लाशें मिली। 2 साल का जोसेफ ग्रूबर और बाथरूम के अंदर नई मेड मरिया बाउमगार्टनर की बॉडी। जोहान और उसका भाई ये सब देखकर बुरी तरह डर गए। जोहान ने अपने भाई को गांव जाकर सबको बताने को कहा और खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ ही देर में यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरा फार्म लोग भर गया। लोग बॉडीज को देखने लगे, छूने लगे। थोड़ी देर बाद श्रोबनहाउजन पुलिस फार्म पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर जॉर्ज रिंग्रूबर अपनी टीम के साथ फार्म पर आया। पुलिस ने सबसे पहले बैरिंग चेक किया। वहां उन्हें 4 शव मिले। सबके सर पर एक जैसे घाव। हथियार एक ही लग रहा था। यह मर्डर गुस्से का नहीं था, यह मर्डर कंट्रोल का लग रहा था। फिर पुलिस फार्म हाउस के अंदर गई। वहां 2 साल के जोसेफ और बाथरूम में मेड मरिया की बॉडी मिली। इसका मतलब यह था कि किलर सिर्फ बाण तक नहीं रुका, वो घर के अंदर भी गया था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह थी, पुलिस के आने से पहले ही गांव के लोग फार्म के अंदर आ चुके थे। फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, सब डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन पुलिस ने एक चीज नोटिस की। काउज और बाकी जानवर बिल्कुल ठीक थे। उन्हें खाना दिया गया था, उनका ख्याल रखा गया था। इसका मतलब साफ था, किलर मर्डर्स के बाद भी फार्म पर रहा था। कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सब मर्डर्स 31 मार्च 1922 को हुए थे। मर्डर वेपन था मैटक, जो एक फार्म टूल होता है। इससे एक बात क्लियर हुई, किलर कोई बाहर का नहीं लग रहा था। हो सकता है वो कोई अपना ही हो, लेकिन पुलिस कभी कंफर्म नहीं कर पाई कि असली किलर कौन था। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन 3 नाम बार बार सामने आए। सस्पेक्ट नंबर 1, लॉरेंस स्लिटनबायर। एंड्रियास ग्रूबर के साथ उसके अक्सर झगड़े होते थे।
बॉडीज मिलने के बाद भी उसका बिहेवियर काफी काम था। वो ही था जो फार्म के सबसे पास रहता था। लेकिन पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए उसे कभी प्रॉपरली अरेस्ट नहीं किया गया। सस्पेक्ट नंबर 2, आंद्रेयास ग्रूबर। कुछ लोगों का मानना था कि इस मर्डर के पीछे खुद आंद्रेयास ग्रूबर का हाथ हो सकता है। वो एक स्ट्रिक्ट, डोमिनेटिंग और वायलेंट नेचर का आदमी था। उस पर इंसेस्ट एलिगेशंस थे, कोर्ट तक बात गई थी। ये भी कहा जाता है कि आंद्रेयास और उसकी बेटी विक्टोरिया के बीच गलत रिलेशन था। हो सकता है उसी वजह से उसने फैमिली को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। लेकिन पुलिस इस थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाई। पोस्टमार्टम के हिसाब से जो इंजरी आंद्रेयास के सर पर थी, वो कोई इंसान खुद को नहीं दे सकता, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई। सस्पेक्ट नंबर 3, कार्ल गैब्रियल। विक्टोरिया गैब्रियल का हस्बैंड। कार्ल गैब्रियल वर्ल्ड वॉर 1 के समय जर्मन आर्मी का सोल्जर था। शादी के बाद ही उसे बाप बेटी के उस रिलेशन के बारे में पता चला। इस वजह से उसकी मैरिड लाइफ कभी ठीक नहीं रही और विक्टोरिया वापस अपने माँ बाप के घर आ गई। 1917 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कार्ल के मरने की खबर आई, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। इस वजह से कुछ लोग मानते हैं कि कार्ल कभी मरा ही नहीं और उसने ही बदला लेने के लिए ये मर्डर्स किए। लेकिन इस थियरी का भी कोई प्रूफ नहीं मिला। एक बात क्लियर थी, जिसने भी ये मर्डर्स किए उसका मोटिव पर्सनल था, क्योंकि घर के पैसे और वैल्यूएबल्स अनटच्ड थे। आज भी हिंटरकाइफेक मर्डर्स एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आखिर वो कौन था, क्या वजह थी और क्यों उन 2 मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया? अगर आपको ऐसी रियल हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती हैं तो अननोन डॉग को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रियल स्टोरी के साथ। बाय बाय।